तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस कर्व। और हिस्टैरिसीस कर्व जो है उसको स्टडी करने के बाद हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स की स्टडी करने के बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल हमें कहाँ यूज़ करना है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो आयरन की बनी होती है, तो किस टाइप की आयरन की बनी होगी वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड बड़े आराम से कर पाते हैं अगर हमने हिस्टैरिसीस कर्व की स्टडी कर ली। अच्छा, इसी तरीके से परमानेंट मैग्नेट कैसा होना चाहिए। जैसे आपने स्पीकर्स के मैग्नेट देखते होगे, परमानेंट मैग्नेट्स देखते होगे जो हमेशा मैग्नेट बने रहते हैं, वो किस टाइप के मटेरियल के बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बड़े आराम से डिसाइड कर पाएंगे अगर हम लोग हिस्टैरिसीस कर्व को पढ़ेंगे। तो क्या है हिस्टैरिसीस कर्व, मैंने थोड़ा सा कल भी एक्सप्लेन किया था, आज फिर से एक बार हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग स्टडी करते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। बेसिकली ये कर्व बताता है कि जैसे जैसे हम मैग्नेटाइज करेंगे, मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने पर, तो मटेरियल पे क्या फर्क पड़ता है। फिर हम बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड उसको डिक्रीज करेंगे, फिर मैग्नेटाइजेशन देखेंगे, ठीक है, और मैग्नेटाइजेशन की बिहेवियर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। इसी को कहते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। तो मैंने कल बताया था कि हमारे पास इस तरीके से कोई एक रॉड है और इस रॉड को हमने मैग्नेटाइज करने के लिए कॉइल इसके अराउंड वाइंड करी है, एक सोलेनॉइड इसके चारों तरफ लपेटा है, ऐसे वायर को लपेटा है, सोलेनॉइड बना लिया है, और हमने एक बैटरी लगाई है और की लगाई है, और हम धीरे धीरे इसकी करंट को इंक्रीज करने के लिए बैटरी की वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे हमारा करंट इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो मैंने बताई थी H, दैट इज NI, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है ये भी इंक्रीज करेगी। तो अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो आपका H इंक्रीज करेगा, H इंक्रीज करेगा तो मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। अब मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है उसके बारे में हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ये ग्राफ होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने बाहर से कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाई मैग्नेट बनाने के लिए और कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना, इन दोनों चीज की स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने ये मटेरियल लिया है और हमने इस पे कोई भी फील्ड नहीं लगाई है क्योंकि हमारी की स्विच ऑफ है। जब हमारी की स्विच ऑफ है तो इस मटेरियल के अंदर अगर हम एटॉमिक डायपोल्स की बात करें, तो सभी डायपोल्स, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इसके अंदर डोमेन्स होंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होगी वो रैंडमली ओरिएंटेड होगी। किसी की मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ होगी, किसी की मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ होगी, किसी की ऐसे होगी, किसी की ऐसे होगी, किसी की इस तरीके से होगी, किसी की ऐसे, किसी की ऐसे, किसी की ऐसे, यानी नेट मैग्नेटाइजेशन इसकी जो है वो क्या है, जीरो है। इसकी कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं है जब हमने स्विच को ऑफ रखा है। ऐसी सिचुएशन में हमारा H जीरो है और हमारा M भी जीरो है। ये पहली सिचुएशन है, इसमें लिखेंगे H इज जीरो एंड M इज ऑल्सो जीरो। कोई मैग्नेटाइजेशन नजर नहीं आ रही, ठीक है। सभी मैग्नेटिक मोमेंट्स, हर एक ये जो मैंने एरो बनाई है ना, ये एक डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके डोमेन में सभी की मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, इसमें इस तरफ है, इसमें इस तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स जीरो है, तो हमारी मैग्नेटाइजेशन भी जीरो। मटेरियल की कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है, ये एक नॉर्मल आयरन की रॉड है। फिर हमने इसको स्विच ऑन किया और धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू किया। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू करेंगे हमारी रॉड में कुछ चेंज आएगा, कुछ बदलाव आएगा। और वो कैसा बदलाव आएगा, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं वो धीरे धीरे एक डायरेक्शन में ओरिएंट होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से लगभग सारी एक डायरेक्शन में ओरिएंट होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि हम देखेंगे कि कुछ मैग्नेटाइजेशन बढ़ गया है। जैसे जैसे हमने H को इंक्रीज किया
वोल्टेज को इंक्रीज करने पर, जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीज करेगी, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीज करेगी तो हमारे जो एटॉमिक डायपोल्स हैं वो जो रैंडमली ओरिएंटेड थे धीरे धीरे एक डायरेक्शन में ओरिएंट होना शुरू हो जाएंगे। फिर हम जब अब इसके अंदर H नॉन जीरो है तो हमारा M भी नॉन जीरो है, यानी कि कुछ ना कुछ इंक्रीज हो गया है। अच्छा, फिर थोड़ा सा करंट और इंक्रीज करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी मैग्नेटाइजेशन थोड़ी और इंक्रीज कर जाती है। अब थोड़ा सा और ज्यादा ये एक डायरेक्शन में ओरिएंट होना शुरू हो गए हैं। इस तरीके से अब काफी कुछ एक डायरेक्शन में ओरिएंट है, तो हम देखेंगे मैग्नेटाइजेशन और बढ़ गई है। ठीक है, फिर हम और इंक्रीज करेंगे तो हम क्या देखते हैं, जब हम अपने H को यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड को और इंक्रीज करेंगे तो ये सारे मैग्नेटिक डायपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। थोड़ा नीचे कर देता हूं दिखाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ी सी हमने इंक्रीज करी तो ये और अच्छे से एक डायरेक्शन में ओरिएंट होने लग गए हैं। अच्छा, जब हम करंट को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, जब हम करंट को और इंक्रीज करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि अब हमारे सैंपल के अंदर, फेरोमैग्नेटिक सैंपल के अंदर सभी मैग्नेटिक मोमेंट्स बिल्कुल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। अब हमने H को काफी बढ़ा दिया है जिसकी वजह से M भी काफी इंक्रीज कर गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब मैग्नेटाइजेशन और भी ज्यादा इंक्रीज कर गई है, मैग्नेटाइजेशन और भी ज्यादा इंक्रीज कर गई है। ठीक है, अब ऑलरेडी सारे के सारे एटॉमिक डायपोल्स की मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन हो गई है, सारे इस डायरेक्शन में है। अब हम करंट को और भी अगर इंक्रीज करेंगे तो उसके आगे होगा क्या, उसके आगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सभी की मैग्नेटिक मोमेंट्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो चुकी है। इसके आगे और इससे आगे कहां जाएगा, इसके आगे अलाइनमेंट कहां होगी, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल अलाइनमेंट, है कि नहीं। तो और ज्यादा करंट बढ़ाने पर इन पे कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला। तो अगर हम H को और इंक्रीज करेंगे तो हमारा M बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर H को और भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो भी हमारा M उतना ही रहेगा, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन, है कि नहीं। तो ये सिचुएशन तब है जब हमने करंट को जितना ज्यादा हो सकता था उतना हमने बढ़ा दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये आगे मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे, यानी कि अब हम H को डिक्रीज करेंगे, करंट को डिक्रीज करेंगे। करंट को डिक्रीज करोगे तो इस ग्राफ को हम यहीं तक बना लेते हैं क्योंकि आगे तो सैचुरेशन है। तो अगर आप करंट को डिक्रीज करते हो तो हम ये देखते हैं कि अब मैग्नेटाइजेशन पुराने रास्ते को फॉलो नहीं करती बल्कि नया रास्ता बनाते हुए आती है। और जैसे जैसे H को डिक्रीज करते जाते हो, एक पॉइंट पर जहां पर H जीरो हो जाएगा, जहां पर H जीरो हो जाएगा मतलब अब आपने एक तरीके से स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ कर दिया तो भी अब कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन, हम ये देख रहे हैं, ये जो मैग्नेटाइजेशन है कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बची हुई है। हमने बाहर से करंट नहीं दे रहे, बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, फिर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बच गई। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, मटेरियल ने याद रखा है, मटेरियल ने ये याद रखा है कि इतना मैग्नेटाइज ये हो चुका है। समझ गए। अच्छा, करंट को जीरो करने पर इतना वो मैग्नेट बना रह गया, यानी मटेरियल मैग्नेट बना रह गया। अब इस रॉड को अगर बाहर निकाल लोगे तो इट विल बिहेव एज अ नॉर्मल मैग्नेट, ये चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। इसका मतलब जिस चीज की ये वाला रीजन, जिस चीज का ये वाला रीजन बड़ा होगा वो अच्छा मैग्नेट होगा, और जिस चीज का ये वाला रीजन छोटा होगा वो बेकार मैग्नेट होगा, है कि नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसा मैग्नेट जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना रहे, एक बार मैग्नेट बनाने के बाद वो मैग्नेट बना रहे, तो इस रीजन को, उसका ये वाला हिस्सा बड़ा होना चाहिए।
और इसको मैं नाम दे सकता हूं, अगर इसको O नाम दूं, इसको A नाम दें, तो OA को हम कहेंगे रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब रिटेन करने की एबिलिटी, याद रखने की एबिलिटी। टीचर ने इतना सारा पढ़ाया और जब टीचर ने पढ़ाना बंद किया 3-4 दिन के बाद जब पूछा तो बच्चे को कितना याद रहा। इसी तरीके से मटेरियल को मैग्नेटाइज किया और जब उसकी मैग्नेटाइजेशन हटा ली, बाहर से फील्ड हटा ली, तो उसके अंदर कितनी मैग्नेटाइजेशन बची रह गई। इसे कहते हैं रिटेंटिविटी। अगर हम चाहते हैं परमानेंट मैग्नेट, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहते हैं, तो रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने करंट को 0 कर दिया, अब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल था, ये वाला नेगेटिव था, अब की बार हम इसको नेगेटिव करेंगे और इसको पॉजिटिव करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करने वाले हैं। जो हम फील्ड बाहर से लगाएंगे उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम H को रिवर्स करेंगे तो हम ये देखते हैं कि मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करना शुरू करता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी ना। बाहर की मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसी थी, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसी थी, इस तरीके से थी, इस तरीके से थी। अब हम धीरे धीरे इस बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर रहे हैं और रिवर्स कर रहे हैं, बल्कि एक तरीके से हमने रिवर्स कर दिया है। यानी कि अब हम धीरे धीरे फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट सारे एक तरफ आ गए थे ना, धीरे धीरे अब ये उस तरफ ओरिएंट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, ये सबकी मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ थी, ये धीरे धीरे इस तरफ से इस तरफ ओरिएंट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हमारी मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाएगी, है ना। यहाँ तो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इस तरफ इस डायरेक्शन में, और जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक को तो आप रिवर्स करके इंक्रीज करोगे तो ये एटॉमिक जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं ये धीरे धीरे ऐसे ओरिएंट होंगे और फिर ऐसे हो जाएंगे। एक समय ऐसा होगा कि जब इनकी मैग्नेटाइजेशन 0 होगी। तो ये जो वैल्यू है, ये H की वो वैल्यू है, इसको मैं B नाम दे देता हूं। ये B की वो वैल्यू है, मतलब H की वो वैल्यू है जिसके लिए हमारा मटेरियल बिल्कुल क्लीन हो गया। अब उसके अंदर कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं बची, ये वैसा ही बन गया जैसा हमने स्टार्टिंग में एक लोहे का टुकड़ा लिया था। यानी कि हमें, अगर मैं OB को कहूं, OB वो वैल्यू है H की, ठीक है, OB H की वो वैल्यू है जिसके लिए इसने अपनी मैग्नेटाइजेशन खो दी, सारा याद किया कराया भूल गया, तो इसे कहेंगे कोर्सिविटी। इसे कहेंगे कोर्सिविटी। अगर हम इस तरीके से देखें तो जैसे जैसे हम फील्ड की डायरेक्शन को इस तरफ इंक्रीज करेंगे तो हमारा मटेरियल इस सिचुएशन से इस सिचुएशन, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में आ जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में आने पर अब हम देख रहे हैं ये सारे रैंडम हो गए जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था और मैग्नेटाइजेशन हो गई 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम धीरे धीरे इस वाली फील्ड को और भी इंक्रीज करेंगे बैटरी की वोल्टेज को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाने पर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम H को और इंक्रीज करेंगे हमारा मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये धीरे धीरे किस तरफ ओरिएंट होना शुरू हो जाएंगे, ये धीरे धीरे इस तरफ ओरिएंट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे पहले इस तरफ ओरिएंटेड थे, अब धीरे धीरे इस तरफ ओरिएंट होना शुरू हो जाएंगे और H को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे तो ये थोड़ा सा और इस तरफ आ जाएंगे ऐसे, और बाद में थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे इस डायरेक्शन में, तो इनकी सबकी डायरेक्शन रिवर्स होने के बाद सब इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे, सबकी मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगी और हम इस सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे, सैचुरेशन पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगर तुम H की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो M पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर से हम डिक्रीज करेंगे करंट को डिक्रीज करते जाओगे तो ये वापस उसी रास्ते नहीं पहुंचेगा,
और इस रास्ते चलते हुए यहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप इस पॉइंट पे पहुंच गए हो तो इसका मतलब ये है कि आपने बैटरी को स्विच ऑफ कर दिया है, करंट को डिक्रीज करते 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 करंट को जीरो कर दिया है, यानी बैटरी को स्विच ऑफ कर दिया है। स्विच ऑफ कर दिया है तो मटेरियल इतना ज्यादा मैग्नेटाइज रह गया। ठीक है, हमने बाहर से कोई मैग्नेट फील्ड नहीं लगा रहे, करंट को स्विच ऑफ कर दिया है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में इतना मैग्नेटाइज हो गया है। इसको भी रिटेंटिविटी कहेंगे। तो OA डैश और OA दोनों इक्वल हैं, इनको हम कहेंगे रिटेंटिविटी। ठीक है, फिर से अब हम फिर से करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे और H को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में H को इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो हमारा ग्राफ ऐसे बनता हुआ ऐसे आएगा और बीच में एक पॉइंट यहां पर भी आएगा B डैश। तो B डैश पॉइंट H की वो वैल्यू होगी जहां पर सिखाया मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए। अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइज हुआ था ना, जब हम करंट को डिक्रीज करेंगे तो हम इस सिचुएशन में दोबारा से आ जाएंगे। तो H की वो वैल्यू जिसके लिए मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा उसको भी हम कोर्सिविटी कहेंगे। समझ रहे हो? यानी कि याद कराई हुई मैग्नेटाइजेशन भुलाने के लिए जो ताकत लगाएंगे उसे कहेंगे कोर्सिविटी। एक बनाने वाला और एक मिटाने वाला और एक याद रखने वाला। बनाने वाला, ठीक है, और मिटाने के लिए लगाई गई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन, और कितना याद रहा है कि नहीं, कितना याद रहा, और भुलाने के लिए कितनी ताकत लगाई। तो भुलाने के लिए जो ताकत लगाई है उसे हम कहते हैं कोर्सिविटी। ठीक है, जो भुलाने के लिए हमने ताकत लगाई है उसे कहेंगे कोर्सिविटी, और कितना याद रखा उसे हम कहेंगे रिटेंटिविटी। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऐसा मटेरियल हमारे पास है जिसकी कोर्सिविटी बहुत छोटी है, जिसकी कोर्सिविटी कैसी है, बहुत छोटी है, इसका मतलब क्या है कि उसको भुलाने के लिए हमें बहुत कम ताकत लगानी पड़ेगी। उसको बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर भी वो अपनी सीखी सिखाई विद्या को गवा देगा। समझ रहे हो? अपने सीखी सिखाई मैग्नेटाइजेशन को खो देगा, को जिसकी कोर्सिविटी छोटी है। और जिसकी कोर्सिविटी बहुत ज्यादा है, अगर जिसकी किसी चीज की कोर्सिविटी बहुत ज्यादा है उसके लिए क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है कि उसको भुलाने के लिए, उसकी मैग्नेटाइजेशन खत्म करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये दो बातें बताई मैंने, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी की। अगर हम अच्छा मैग्नेट चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहते हैं, वो जल्दी से अपनी मैग्नेटाइजेशन ना खोए, है ना, अपनी मैग्नेटाइजेशन को भूले ना, उसके लिए कोर्सिविटी बड़ी होनी चाहिए और बहुत समय तक याद रखे, उसकी बहुत ज्यादा याद रखे तो उसकी रिटेंटिविटी भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर परमानेंट मैग्नेट, जो मैग्नेट्स परमानेंटली मैग्नेट बने रहें, हमेशा के लिए मैग्नेट बने रहें, उनकी रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी बड़ी होनी चाहिए, शुड बी लार्ज। ठीक है, उनकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी बड़ी होनी चाहिए। और कुछ मटेरियल ऐसे भी होंगे जिनको हम जब तक चाहें तब तक मैग्नेट बने रहें और उसके बाद अपनी मैग्नेटाइजेशन खो दें। हम ऐसे मटेरियल भी चाहते हैं कि जो उतने कुछ समय तक ही मैग्नेट बने रहे, है ना। जैसे मान लो करंट को हम फ्लो करवाएं तब तक तो वो मैग्नेट बने रहें, जैसे ही करंट को स्विच ऑफ कर दें वो अपनी मैग्नेटाइजेशन भूल जाएं। ऐसे मटेरियल तो हमें चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए, जैसे हमें किसी लोहे की भारी चीज को उठाना है तो हमने उसको मैग्नेट बनाया, उठा करके दूसरी जगह लेके गए और हमने जैसे ही करंट को स्विच ऑफ करेंगे वो छोड़ देगा और वो चीज नीचे गिर जाएगी। ऐसी मटेरियल भी तो हमें चाहिए। ऐसी मटेरियल बहुत कम समय तक और बहुत थोड़ा याद रखेगी और करंट को स्विच ऑफ करते ही अपनी मैग्नेटाइजेशन खो देगी। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए क्या होना चाहिए? फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होंगे उनके लिए
रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों छोटी होनी चाहिए। मैं यहां लिख लेता हूं, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स retentivity as well as coercivity should be small। रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों ही छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और उस ग्राफ के हेल्प से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे मटेरियल को हम चूज करेंगे। तो इसी ग्राफ को हम H और B के ग्राफ को, H और M के ग्राफ को दोबारा बनाते हैं, बल्कि दो ग्राफ बनाएंगे दो अलग अलग मटेरियल के लिए, और हम देखेंगे कि उनमें से कौन सा बढ़िया है। एक मटेरियल हमने बनाया ऐसा, इस तरीके से वो मटेरियल है, ये है हमारा H और ये है हमारा M। ये ग्राफ है सॉफ्ट आयरन के लिए। दूसरा ग्राफ हमने ऐसा ही बनाया H और M के बीच में, और उस ग्राफ में हम देखते हैं वो ग्राफ ऐसा बनता है। ऐसा ग्राफ बनता है। ये है स्टील के लिए। अगर हम दोनों ग्राफ के बारे में थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम ये देखते हैं कि इसकी जो रिटेंटिविटी है, ये जो रिटेंटिविटी है काफी ज्यादा है, लेकिन इसकी कोर्सिविटी बहुत छोटी है। सॉफ्ट आयरन की कोर्सिविटी बहुत छोटी है, यानी ये बड़ी जल्दी भूल जाएगा। इसको भुलाने के लिए बहुत थोड़ी सी फील्ड बाहर से लगाएंगे तो ये कंप्लीटली भूल जाएगा, लेकिन याद रखता है ज्यादा। अच्छा, उसका ये वाला एरिया भी कम है। और इस केस में हम देख रहे हैं ये जो स्टील है इसके लिए इसकी रिटेंटिविटी इसकी कंपैरिजन में छोटी है, लेकिन इसकी कोर्सिविटी बहुत ज्यादा है। इसकी कोर्सिविटी बहुत ज्यादा है, यानी इसको भुलाने के लिए आपको काफी ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। बेशक ये थोड़ा याद रखें, थोड़ा रिटेंटिविटी है, लेकिन इसकी कोर्सिविटी काफी ज्यादा है, और इसका ये वाला एरिया भी काफी बड़ा है। समझ गए? अच्छा, इसका मतलब सॉफ्ट आयरन किस काम में हम ले सकते हैं? सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी कोर्सिविटी बहुत छोटी है ना। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, उसकी रिटेंटिविटी छोटी हो और कोर्सिविटी भी छोटी हो। तो इसकी कोर्सिविटी तो छोटी है, लेकिन रिटेंटिविटी बड़ी है, तो हम काफी कुछ इसको एक अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए सॉफ्ट आयरन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए या कोर्स के लिए, ट्रांसफार्मर की कोर, गैल्वेनोमीटर की कोर भी हमने देखी थी, है ना। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हमने देखा सॉफ्ट आयरन कॉइल कोर थी, उसके बाद हमने वाइंडिंग करी हुई थी, वायर को लपेटा था, तो वो भी सॉफ्ट आयरन की कोर थी। याद आया ना? गैल्वेनोमीटर के अंदर हमने सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल लपेटी थी, तो सॉफ्ट आयरन कोर ये वही था। एक और बात कि जो ये एरिया है, एरिया अंडर MH कर्व गिव्स द लॉस ऑफ एनर्जी। सो एरिया अंडर MH curve gives loss of energy during magnetization। मैग्नेटाइजेशन में एनर्जी के लॉस को बताता है। तो अगर एरिया छोटा है मतलब एनर्जी का लॉस कम होगा या हीटिंग कम होगी। बेसिकली जो इसके अंदर एनर्जी का लॉस होता है मैग्नेटाइजेशन बनाने में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करने में। हमने देखा था हमारा जो सैंपल था ना, मटेरियल था, उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट सारी एक डायरेक्शन में लाइन थी, फिर हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स किया तो वो ऐसे हो गई। तो ऐसी सिचुएशन से ऐसी सिचुएशन, ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे मैग्नेटिक मूवमेंट्स डांस करती रहेंगी जब हमारा करंट चेंज होगा, खासकर ऑल्टरनेटिंग करंट होगा ना, तब हमारा मैग्नेटाइजेशन इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, ऐसे होता रहेगा। यानी बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन हम देखेंगे हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स के अंदर होगी, जिससे हीटिंग होगी। तो हीटिंग इज एनर्जी लॉस। तो अगर हम छोटा ही वाला एरिया लेते हैं मटेरियल का तो हमारी एनर्जी का लॉस कम होगा, और अगर हम बड़ा एरिया लेते हैं वहां पर एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा।
ठीक है, तो इन सारी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल हमको कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो अच्छा अब एग्जांपल्स ले लेते हैं कि जो हमारे खासकर परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनका मटेरियल कैसा कौन सा होता है। एग्जांपल क्या है, तो उनका एग्जांपल एल-निको एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एल-निको जो अलॉय है वो एक बहुत अच्छे परमानेंट मैग्नेट बनाने में हमारे काम आता है। रेयर अर्थ के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी यूज करके हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बना सकते हैं। क्लियर है, तो ये तो हुआ सारा हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में, और उसकी हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल हमें कहाँ यूज करना है। क्लियर है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा टाइम बचा हुआ है, अब इस टाइम में मैं थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, ओके, बोर्ड में आए हुए कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोग इस टॉपिक से जुड़े हुए डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज बार मैग्नेट ऑलवेज स्टैंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। से तो मैग्नेट के ऊपर है, पहले हम कर चुके हैं, हम तो मटेरियल्स के ऊपर करना चाहते थे। तो मटेरियल का क्वेश्चन है, हाँ, हाउ डज द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। हाउ डज द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। अब क्या देखना है इसके अंदर, इसमें पूछा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है। तो इसका आंसर है कि उनका मैग्नेटिक इंडक्शन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उनका रैंडम मोशन वाइब्रेशन मोशन बढ़ जाएगा, और वो उनको एक डायरेक्शन में रखना, मैग्नेटिक मोमेंट्स को, एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट को एक डायरेक्शन में रखना आसान नहीं होगा। इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक इंडक्शन कम होती जाएगी। याद रखो, टेम्परेचर मैग्नेटिज्म का दुश्मन है। अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहते हैं तो टेम्परेचर को कम रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज डायामैग्नेटिज्म इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डायामैग्नेटिज्म टेम्परेचर के क्यों इंडिपेंडेंट है। तो इसका मैंने बताया भी था कि टेम्परेचर का कोई असर क्यों नहीं पड़ता डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते कैसे हैं। तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होती है, क्योंकि उसके अंदर होते हैं पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा, है ना। वैसे भी हम बताया कि सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, है कि नहीं। तो अगर बाकी सारे क्वांटम नंबर सेम है तो स्पिन अलग होगा। तो एक का स्पिन ऐसे, एक का स्पिन ऐसे है, तो क्या होगा कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है 0। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन की मोशन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, बेशक हमारा एटम एज अ होल वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक है, लेकिन हमारे इस इलेक्ट्रॉन के मोशन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इसकी 0 ही रहेगी। इसलिए डायामैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा। तो वो कहां से कहां मूव करेगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि वो हल्का सा रिपेल करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर पास होने नहीं देता, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ फ्लो करेगा, मूव करेगा।
हाउ कैन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक रॉड्स बी डिस्टिंग्विश्ड इन मैग्नेटिक फील्ड? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? तो मैंने बताया था कि अगर आप किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक पोल्स के बीच में हैंग कर दोगे तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करेगा, ऐसे, इस तरीके से ओरिएंट करेगा ऐसे, और ये है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे ओरिएंट करेंगे? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करेगा, यानी कि अपने अंदर से ज्यादा फील्ड पास कराने की कोशिश करेगा। ये है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अपने आप को अलाइन करेगा ताकि उसके अंदर से फील्ड कम से कम पास हो, क्योंकि वो बेसिकली रिपेल करता है, एक्सटर्नल फील्ड को अपने अंदर से आने नहीं देता, अलाउ नहीं करता। क्लियर? तो ये डायग्राम से मैंने हेल्प से बताया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डाया कौन सा है और पैरा कौन सा है। नेक्स्ट है, why do magnetic lines of force prefer to pass through ferromagnetic substance than through air? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर से फील्ड लाइंस पास करना क्यों प्रेफर करती हैं? हमने देखा था कि अगर ये हमारा मैग्नेट्स के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है तो फील्ड लाइंस, इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे पास होंगी, इस तरीके से पास होंगी, ऐसे, क्योंकि हमारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की परमिएबिलिटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर 1 प्लस काई, इसका काई काफी बड़ा होता है, इसका काफी बड़ा काई होता है, जिसकी वजह से म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है, यानी फील्ड लाइंस को इसके अंदर से पास कराने की जो एबिलिटी है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए ये अपने में से ज्यादा फील्ड लाइंस पास कराने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, एन आयरन बार इज हीटेड टू 1000 डिग्री सेल्सियस। एक लोहे के टुकड़े को 1000 डिग्री सेल्सियस तक हमने गर्म किया, एंड देन कूल्ड, और उसको हमने ठंडा किया इन अ मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस, ऐसी फील्ड में, मतलब ऐसे एरिया में जहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। विल इट रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म? क्या वो अपनी मैग्नेटिज्म बचा के रख पाएगा? तो मैंने बताया था कि हीटिंग, टेम्परेचर मैग्नेटिज्म का दुश्मन है, और ये जो टेम्परेचर वो 1000 डिग्री सेल्सियस है। आयरन के लिए जो क्यूरीज टेम्परेचर है ना वो है 770, तो 770 तक तो वो अपना फेरोमैग्नेटिक रहता है, 770 के बाद तो पैरा बन जाता है, तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे अपनी मैग्नेटिज्म कैसे बचा के रखेगा, है ना? तो वो 1000 डिग्री सेल्सियस पर अपने मैग्नेटिज्म खो देगा, कोई मैग्नेटाइजेशन उसकी नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is core of electromagnet made up of ferromagnetic materials? जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्वेश्चन आ गया, अभी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के क्यों बने होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इसलिए बने होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फील्ड उसके अंदर से पास कर सके, और उसके अंदर भी हम कहेंगे कि सॉफ्ट आयरन के बने होने चाहिए, ताकि एक तो उनकी परमिएबिलिटी ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा फील्ड उसमें से पास कर सके, और वो उतनी देर तक ही मैग्नेट बना रहे जितनी देर तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर करंट पास करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाई डू वी प्रिफर स्टील और एल्निको फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स? जहां पर भी परमानेंट मैग्नेट्स की बात आए, भाई इसको क्यों हम परमानेंट मैग्नेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सीधा सीधा रिलेशन उसका रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी से जुड़ा होता है। तो जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, जो ज्यादा याद रख सकता है, जिसकी कोर्सिविटी ज्यादा है, जो बहुत देर में भूलेगा, बाहर की फील्ड कितनी स्ट्रांग कर लो वो अपने भूलेगा ही नहीं, अपनी मैग्नेटाइजेशन बचा के रखेगा, ऐसे मटेरियल को हम परमानेंट मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, which is the material used in making core of moving coil galvanometer? तो मैंने बताया था हम जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही अंदर बना के रखना चाहते हैं। मैंने बताया था कि हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसके ऐसे कॉनकेव शेप के पोल्स होते हैं, और उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही अंदर कंसंट्रेट हो जाए। इस तरीके से इस वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, ताकि हमारे कॉइल को टॉर्क मैक्सिमम लगे।
ठीक है ना। इसलिए हम अपने गैल्वेनोमीटर की कोर को सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं, और सॉफ्ट आयरन के अंदर एनर्जी का लॉस भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। आप तो बता सकते हो कि परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली अगर हम परमानेंट मैग्नेट बनाए रखना चाहते हैं तो उसकी कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी काफी ज्यादा होनी चाहिए, सिंपल, एंड उसकी परमिबिलिटी भी अच्छी हो तो और बढ़िया। तो आज हमने इस टॉपिक के सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करे, फेरो, पैरा एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, और हमने हिस्टैरिसीस कर्व की स्टडी करी। ओके, तो थ्योरेटिकल जो है, थ्योरेटिकली हमने ये टॉपिक पूरा कर दिया है, और अब हम कल जो है ना इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सॉरी जितने भी डेरिवेशंस हैं, उनको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे कल और परसों, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो थोड़ा सा आप भी पढ़ के रखोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी और अच्छे समझ में आ जाएगा, और हो सकता है और नए क्वेश्चंस भी आपके सामने आए। ओके, तो फिर मिलते हैं कल, सी यू टुमारो, बाय।